हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 7 नवंबर। तो चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के एक नए करंट अफेयर से। तो आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। आज का पहला सवाल है कि किस संगठन ने ईपीएफओ के साथ मिलकर पेंशनभोगियों के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू की है। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड और ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका राइट आंसर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होगा। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या में पढ़ेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने मिलकर पेंशन भोगियों के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी सेवा शुरू की है। यह सुविधा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत प्रदान की जाएगी। इस पहल के माध्यम से ईपीएफओ के पेंशन भोगी अब अपने घर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे, जिससे उन्हें बैंकों या ईपीएफओ कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ, ये हमारे पेंशन धारकों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब उन्हें अपने जीवित प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए ईपीएफओ कार्यालय या बैंकों में चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब अपने करीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के किसी भी कर्मचारी से मिलकर या वहाँ जाकर वो अपना जीवित प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ईपीएफओ, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि का देखता है। इसकी स्थापना ईपीएफओ की स्थापना आपकी 1952 में हुई थी। ईपीएफओ की स्थापना 1952 में हुई थी। और वहीं बात कर लें हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आईपीपीबी की, तो इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। तो इस तरह आज हम लोगों ने ये पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे सवाल पे। तो आज का हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में ड्रोन रोधी अभ्यास वायु समन्वय सेकंड का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन इसके ऑप्शन हो जाएंगे भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर बी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन नंबर सी भारतीय नौसेना, ऑप्शन नंबर डी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय सेना। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं कि भारतीय सेना ने पुणे स्थित दक्षिणी कमान के तत्वाधान में 28 से 29 अक्टूबर तक रेगिस्तानी क्षेत्र के अग्रिम इलाकों में बड़े पैमाने पर ड्रोन और ड्रोन रोधी अभ्यास वायु समन्वय द्वितीय का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। यह अभ्यास विभिन्न हवाई और ज़मीनी संसाधनों को एकीकृत करके और एक यथार्थवादी इलेक्ट्रॉनिक शुद्ध और प्रतिस्पर्धी परिचालन वातावरण में बहुक्षेत्रीय कमान और नियंत्रण केंद्रों के संयोजन द्वारा अगली पीढ़ी के युद्ध के लिए सेना की तैयारियों को प्रमाणित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यह ड्रोन रोधी अभ्यास वायु समन्वय द्वितीय जिसका सफल परीक्षण भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। रेगिस्तानी क्षेत्र के अग्रिम इलाकों में बड़े पैमाने पर ड्रोन और ड्रोन रोधी अभ्यास वायु समन्वय का आयोजन किया गया है। तो आइए हम लोग भारतीय सेना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसके अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी हैं और सीडीएस हमारे अनिल चौहान जी हैं। भारतीय वायुसेना के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर को 1932 को हुई थी। इसके अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं। भारतीय नौसेना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 4 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसके दिनेश त्रिपाठी जी हैं, इसके हेड दिनेश त्रिपाठी जी हैं। तो इस तरह हम लोगों ने आज का दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के तीसरे सवाल पे, तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि क्यूएस एशिया प्राइवेट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। लंदन स्थित यूनिवर्सिटी रैंकिंग संस्थान क्यूएस की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लगातार तीसरे साल भारत की प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यह आप लोग ध्यान रखिएगा, यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एशिया की श्रेणी में 16वीं और सभी श्रेणियों में शीर्ष 110 यूनिवर्सिटी स्थान बनाने में सफल रही हैं। तो यह हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है पहला स्थान प्राप्त की है एशिया में। इससे पहले कल हम लोगों ने डिस्कस किया था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी आईआईटीज़ में, तो उसमें आईआईटी दिल्ली जो कि 123वां स्थान प्राप्त की थी और विश्व में मैसाचुसेट्स जो है
उसने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये आज हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, अगले फैक्ट पे। अगला फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे आज का। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर चुने गए। यहाँ यूएसए में मेयर के चुनाव होते हैं, मतलब हुए थे, जो जिसमें ट्रम्प के विरोधी थे और वहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। आइए इनके बारे में कुछ हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारतीय मूल के ममदानी भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी ने निवास शहर के मेयर पद के लिए हुए आम चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। इस तरह वह दुनिया की वित्तीय राजधानी की बागडोर संभालने वाले और इस सदी के पहले दक्षिण एशियाई और पहले मुस्लिम और सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। उनकी उम्र मात्र 34 साल है। वह न्यूयॉर्क के 111वें मेयर की जिम्मेदारी अगले साल जनवरी में संभालेंगे। भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडाई विद्वान महमूद ममदानी के बेटे ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को भारी अंतर से हराया। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ममदानी को 10,36,051 वोट 50.4% मत हासिल हुए। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कुओमो को 8,54,945 वोट 41.6% वोट मिले। इस जीत पर डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और बराक ओबामा ने भी बधाई दी है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी सफलता मिली क्योंकि ट्रम्प के विरोधी माने जा रहे थे और इससे यह पता चलता है कि ट्रम्प का जो लोकप्रियता स्तर है वो घट रहा है। और वहाँ पर ये डेमोक्रेटिक जो कि डोनाल्ड ट्रम्प है जो रिपब्लिक पार्टी से हैं और वो राष्ट्रपति भी हैं, यूएसए के 47वें राष्ट्रपति दूसरी बार चुने गए हैं। और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से जीत हासिल करके बताता है कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो लोकप्रियता है यूएसए में घट रही है। आइए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। साथ ही साथ भारतीय मूल की गजाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं। गजाला हाशमी राज्य के शीर्ष राजनीतिक पद पर निर्वाचित होने वाली पहली मुस्लिम और दक्षिण एशियाई अमेरिकी बन गई हैं। तो यह फैक्ट हम लोग याद रखेंगे, हो सकता है हमारे सवालों में पूछा भी जाए, वन लाइनर में या कुछ में पूछा जा सकता है किस भारतीय मूल की न्यूयॉर्क में पहले मेयर बने, या किस भारतीय मूल की महिला जो वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई। तो इसे आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे, हमारे कुछ एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो इस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। फिर अगला देखेंगे हम लोग 6 नवंबर 6 नवंबर को क्या हुआ था। तो देखते हैं यहाँ पर 6 नवंबर 1860 में आज ही अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए। जी हाँ, 1860 में 6 नवंबर के दिन अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए थे। उनके राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दक्षिण राज्यों को डर था कि वह दास प्रथा को ख़त्म कर देंगे और इस डर के कारण वह संघ से अलग हो गए, जिससे गृहयुद्ध छिड़ गया। अंततः अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो गई। जी हाँ, अमेरिका में दास प्रथा खत्म करने का श्रेय किसी को जाता है तो अब्राहम लिंकन जी को जाता है। और 1860 में वह जब 16वें राष्ट्रपति बने तो वहाँ पर दक्षिण राज्यों को डर हो गया कि दास प्रथा खत्म कर देंगे, अंततः जिससे गृहयुद्ध छिड़ा और दास प्रथा वहाँ खत्म हो गया। वैसे तो विश्व लेवल पर अगर सवाल पूछा जाता है कि दास प्रथा कब खत्म हुई थी, तो इसे 1843 में माना जाता है। एलन बारो के द्वारा माना जाता है। इसे दास प्रथा खत्म करने का श्रेय एलन बारो को दिया जाता है। आइए हम लोग अगला फैक्ट पढ़ते हैं कि 1944 में आज ही अमेरिका ने पहला हथियार ग्रेड प्लूटोनियम तैयार किया था। इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। इसी का इस्तेमाल 1945 में जापान पर हुए परमाणु बम हमले में किया गया था। जी हाँ, जापान में जो दो हमले हुए थे, 6 अगस्त को एक हुआ था और एक हुआ था 9 अगस्त को 1945 में। एक फैटमैन और एक लिटिल बॉय, जो है बहुत ही भयानक परमाणु हमला था। इसे वहाँ पे इसका उपयोग किया गया था। प्लूटोनियम का उत्पादन पहली बार नवंबर 1943 में हुआ था।
तो ये आज का हमारा ये फैक्ट हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया कि आज के दिन क्या हुआ था। अब आइए हम लोग अब डेली करंट अफेयर में कोशिश करेंगे कुछ स्टैटिक जीके को ऐड किया जाए, जो कि हमारे एग्ज़ाम में कभी कभी क्रोनोलॉजी के रूप में पूछ लिया जाता है, मिलान के रूप में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग डेली कुछ ना कुछ स्टैटिक जीके के रूप में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज कुछ परियोजनाएँ शामिल की हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आप इन्हें डिस्कस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है कस्तूरी मृग परियोजना। जो कि 1970 में आया था। दूसरा है हमारा प्रोजेक्ट हंगुल जो कि 1970 में भी आया था। तीसरा है गिर अभयारण्य परियोजना 1972 में आया। तीसरा है बाघ जिसे टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं 1973 में। पाँचवा है आपका कछुआ संरक्षण परियोजना जो कि 1975 में आया ये। छठा आपका गैंडा परियोजना है 1987 में। सातवां आपका हाथी परियोजना 1992 में। हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। आठवां आपका लाल पांडा परियोजना 1996 में। नौवां आपका गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। हाल ही में गिद्ध संरक्षण जो है महाराजगंज में, जटायु संरक्षण केंद्र महाराजगंज में बनाया जा रहा है। 10वां आपका हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में, तो ये आप लोग याद रखेंगे। हिम तेंदुआ 2009, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006, लाल पांडा 1996, हाथी परियोजना 1992, गैंडा 1987, कछुआ 1975, बाघ 1973, गिर अभयारण्य 1972, प्रोजेक्ट हंगुल 1970, कस्तूरी मृग 1970। तो ये हमारे कुछ स्टैटिक जीके के पोर्शन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे सवाल हमारे ऑनलाइनर के रूप में या मिलान के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग इन्हें अब डेली कोशिश करेंगे कि कुछ स्टैटिक जीके इसमें इंक्लूड किया जाए जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। तो ये आज का हमारा कुछ करंट अफेयर था जो कि ख़त्म हुआ। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, तथा अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर भी करें लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, ताकि इसकी वीडियो आपको डेली मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।